जय हिंद और आप सभी का स्वागत है बीएसएस ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जीके यूपी जीके यानी उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी। आज की इस क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में विस्तार से जानेंगे। जैसे देखिए आप लोग के सामने जो दिख रहा है ये सब उसका हेडिंग है। जैसे इसमें हम लोग जानेंगे भौगोलिक स्थिति यानी कि उसका देशांतरीय विस्तार कितना है, अक्षांशीय विस्तार कितना है, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, पूर्वी जिला कौन सा है। इस तरीके से भौगोलिक सीमा यानी कौन कौन सी उत्तर प्रदेश की सीमा कौन से राज्य टच करते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक इकाइयाँ यानी कितने जिले हैं, कितने ग्राम पंचायत हैं, सर्वाधिक वन वाले जिले, ऊर्जा कहाँ पे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है, कब उसकी स्थापना हुई, इसके बारे में, प्रमुख हवाई अड्डे और जनगणना 2011 के बारे में, खनिज के बारे में, परिवहन एवं संचार, जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करेंगे। वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। शिक्षा के बारे में बात करेंगे, सबसे पुरानी विश्वविद्यालय कौन सी है, शिक्षा की स्थापना कब से हुई। नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर के बारे में बात करेंगे। साक्षरता दर, सांस्कृतिक विविधता, अर्थव्यवस्था, प्रमुख दर्शनीय स्थल और कौन कौन से जिले हैं, उनका उपनाम क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। प्रमुख मेडिकल कॉलेज, इन सब के बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे आज के क्लास में। और ये आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे गवर्नमेंट जॉब में जितने भी स्टेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं उसमें इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ सके, क्योंकि आज एक ही वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी यानी पूरी जानकारी लगभग इसमें हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और जो लोग इसको देख रहे हैं तो इसको अगर आप वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि जब अगला वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और ये आज ये पहला पार्ट है, इसके बाद से हम लोग पार्ट 2 पार्ट 3 करके एमसीक्यूज में इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो चलिए हम लोग समय को बर्बाद ना करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और हम थोड़ा साइड में हो जा रहे हैं क्योंकि जब आप इसको देखें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकें, आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि कमेंट में आता रहता है और बच्चे भी ऑफलाइन भी कहते रहते हैं सर थोड़ा साइड में हो जाया करिए। तो चलिए थोड़ा साइड में हो जाते हैं और क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। आप लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश का मैप है। और हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो राज्य उत्तर प्रदेश, राजधानी लखनऊ, क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर आप लोग देख सकते हैं। और जिले कितने हैं तो 75, संभाग 4, मंडल 18। आप लोग ज़रा कमेंट करके बताइए कि आप लोग किस मंडल में आते हैं। और हम लोग बात करें जनसंख्या की, तो जनसंख्या है 19,98,12,341। ये जो जनसंख्या है ये जनगणना 2011 के अनुसार है। अब तो बहुत बढ़ गया होगा क्योंकि 2021 में जनगणना होना था, लेकिन कोविड के कारण जनगणना नहीं हो पाया। अब हम लोग बात करते हैं राजकीय चिन्ह के बारे में। जो हमारा उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं एक वृत्त के अंदर 2 मछलियाँ एवं तीर कमान, ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। और राजकीय पशु की बात करें तो ये बारहसिंघा है, ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। और राजकीय पुष्प पलाश, आप लोग फोटो देख सकते हैं, ये राजकीय पुष्प है। अब हम लोग बात करते हैं राजकीय पक्षी के बारे में, ठीक है। तो राजकीय पक्षी है ये सारस, क्रॉन्च से बोलते हैं। और राजकीय वृक्ष की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं अशोक, ये राजकीय वृक्ष है, अशोक का पेड़। और हम लोग बात करें राजकीय खेल तो वो हो जाएगा हॉकी। आप लोग देख सकते हैं ये हॉकी है, ये हमारा राजकीय खेल है उत्तर प्रदेश का। अब हम लोग बात करते हैं इसकी सामान्य जानकारी के बारे में थोड़ा सा विस्तार से। तो राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। और राज्य के नाम, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो राज्य का नाम इसका जो नाम था पहले क्या नाम था, तो उत्तर पश्चिम प्रांत 1836 से पहले इसका नाम उत्तर पश्चिम प्रांत था। जैसे भारत में
ये कौन सा राज्य है, इस हिसाब से पहले के लोग इसको जानते थे। फिर बाद में क्या हुआ, उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत, ये 1877 से, और फिर संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध, ये 1902 से, और फिर संयुक्त प्रांत 1937 से। और उत्तर प्रदेश नाम कब से पड़ा, आप लोग देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश का नाम, उत्तर प्रदेश कब से पड़ा, 24 जनवरी 1950 से। ठीक है, इसीलिए इसको उस दिन का स्थापना दिवस के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसकी राजधानी कब कहाँ रही, क्योंकि राजधानी बदलती रही समय के हिसाब से। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है आगरा 1836 से रही है, और फिर प्रयागराज 1858, फिर इसकी राजधानी लखनऊ आंशिक से, मतलब आंशिक रूप से इसको 1921 से किया गया, और पूर्णतः ये 1935 से लखनऊ में इसकी राजधानी हो गई। लखनऊ की पूर्णतः राजधानी कब से हो गई, 1935 से, और तब से अभी तक इसकी राजधानी लखनऊ ही है। देखिए कैसे कैसे इसकी राजधानी बदलती गई, पहले राजधानी कहाँ थी। इस तरीके के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं कि कब कौन सा राजधानी कहाँ रहा, तो ये सब कुछ हम लोग आसानी से कर सकेंगे। अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री होने का गौरव मिला, जैसे जो हैं उनका नाम है चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और फिर बाद में ये प्रधानमंत्री भी बने। फिर देखते हैं उत्तर प्रदेश के ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री भी बने, इनका नाम है श्री बनारसी दास एवं श्रीपति मिश्र। और 17वीं विधानसभा के अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित। 17वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या 44। 17वीं विधानसभा में नेता विपक्ष श्री राम गोविंद चौधरी, ये समाजवादी पार्टी के थे। प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक ये पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ का जो विधानमंडल है, ये द्विसदनात्मक है एवं विधायिका। लोकसभा सीटों की बात करें तो 80 हैं, और राज्यसभा सीटों की बात करें तो 31। देखिए ये सबसे ज़्यादा, भारत में सबसे ज़्यादा किसी राज्य में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें हैं तो उत्तर प्रदेश में ही है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत की राजनीति का जो भविष्य है वो उत्तर प्रदेश ही तय करता है। और ये भी कहा जाता है कि जो दिल्ली की जो कुर्सी है वो उत्तर प्रदेश से होकर ही जाती है। यानी कि अगर किसी को प्रधानमंत्री बनना है तो उत्तर प्रदेश में अगर उसका कब्जा नहीं है तो वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। अब हम लोग बात करते हैं सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविंद खेर एवं केसरीनाथ त्रिपाठी, ये लोग 3 बार रहे हैं। विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 404 है, जिसमें से 403 निर्वाचित होते हैं और 1 मनोनीत होते हैं। और विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 100 है। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन जुलाई 1937 में हुआ। सर्वाधिक विधानसभा वाला सीट वाला जिला प्रयागराज, इसमें विधानसभा की सीटें 12 हैं। जरा आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप जिस जिले में रहते हैं उसमें विधानसभा की सीटें कितनी हैं। अब हम लोग बात करते हैं सबसे कम विधानसभा सीट वाले जिले। श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, इनमें 2-2 विधानसभा हैं। मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत और राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह और राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो सुचेता कृपलानी। और राज्य एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, ये प्रथम भारत की प्रथम राज्यपाल भी हैं सरोजिनी नायडू। और राज्य की वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है, मतलब अभी करंट में आनंदीबेन पटेल हैं। आप लोग जरा कमेंट करके बताइए कि अभी राज्य में जो है करंट मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है। अब हम बात करते हैं भारत का प्रथम रात्रि वन्य जीव पार्क नाइट सफारी पार्क स्थित है ग्रेटर नोएडा में। स्वतंत्रता पश्चात राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष
राज राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। स्वतंत्रता पश्चात राज्य के प्रथम विधान परिषद सभापति श्री चंद्रभाल। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मॉर्गन। आप लोग पुष्पा वाला मॉर्गन को मत समझ लेना, ये जो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में, यानी कि उसका जो भौगोलिक स्थिति कैसा है, उसका अक्षांशीय विस्तार कैसा है, देशांतरीय विस्तार कैसा है, ये सारी हम लोग बात करेंगे। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, यानी उसका क्षेत्रफल कितना, अभी हम शुरू में बताए कि जो इसका क्षेत्रफल है वो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ये भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। अब हम लोग अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो अक्षांशीय विस्तार है 23:52 उत्तरी अक्षांश से 30:28 उत्तरी अक्षांश। देशांतर की बात करें तो देशांतर है 77:03 पूर्वी देशांतर से 84:39 पूर्वी देशांतर तक। राज्य की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई 650 किलोमीटर, राज्य की उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई 240 किलोमीटर। प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या 9 है, जिसमें से 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित राज्य, यानी कि जहाँ पे मतलब कि केंद्र शासित राज्य उसको कहते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, ठीक है। सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या 4 है, यानी कि जो सोनभद्र एक जिला है उससे 4 राज्य सटे हुए हैं। उनका नाम है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। उत्तर प्रदेश से लगा सर्वाधिक सीमा वाला राज्य मध्य प्रदेश है। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक सीमा वाला राज्य उत्तर प्रदेश का कौन सा है तो वो हो गया मध्य प्रदेश। और उत्तर प्रदेश से लगा सबसे कम सीमा वाला राज्य तो हिमाचल प्रदेश, सबसे कम सीमा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश। प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया, सबसे पूर्वी जिला। जैसे हम लोग बात करते हैं जब भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में, तो हम लोग बात करते हैं कि सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है, सबसे पश्चिम में गुजरात है। इस तरीके से सबसे जो पूर्वी जिला है वो है बलिया, और सबसे पश्चिमी जिला शामली, और सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र। प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो ये हो जाएगा लखीमपुर खीरी। इसका जो क्षेत्र है वो है 7,680 वर्ग किलोमीटर। और प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ये हो जाएगा हापुड़। इसकी जो क्षेत्रफल है वो है 660 वर्ग किलोमीटर। सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या 3 है, तो उनका नाम है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है। प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 9। और प्रदेश में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां, ये प्रमुख नदियां हैं गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा। आप लोग जरा कमेंट करके बताइए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अब देखिए, प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है शारदा नहर। ये प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा उत्तर प्रदेश का जिला ललितपुर, ये मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से ये घिरा हुआ जिला है। एग्जाम में आ सकता है कि तीनों तरफ से, मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से घिरा हुए जिले का क्या नाम है, या फिर इसमें से कौन है, तो उसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ललितपुर। अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की भौगोलिक सीमा रेखा की जिससे कौन कौन से राज्य टच करते हैं, कौन कौन से राज्य उसको छूते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश है उसको 11 जिले टच करते हैं। मध्य प्रदेश को 11 जिले स्पर्श करने वाले जिले हैं। इन जिलों का नाम है आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। और बिहार को उत्तर प्रदेश से कितने जिले टच करते हैं? तो 7। उनका नाम है सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज।
और बात करें उत्तराखंड को टच करने वाले कितने जिले हैं, तो 7। उनका नाम है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। और बात करें हरियाणा को टच करने वाले कितने जिले हैं, तो 7 हैं। उनका नाम है सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। और दिल्ली को जो टच करने वाले जिले हैं उनकी संख्या है 3, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। राजस्थान को कितने जिले टच करते हैं, तो 2 जिले टच करते हैं। कौन कौन से, आगरा और मथुरा। और छत्तीसगढ़ को कितने जिले टच करते हैं, तो 1, उसका नाम है सोनभद्र। झारखंड जो राज्य है उसको कितने जिले टच करते हैं, 1, वो भी है सोनभद्र। हिमाचल प्रदेश को कौन सा जिला टच करता है, 1, सहारनपुर। और देखिए एक ये दूसरे देश को भी उत्तर प्रदेश का जिला टच करता है। ये 7 जिले जो हैं नेपाल को टच करते हैं। नेपाल को महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत, ये जो है विदेश कह सकते हैं हम लोग, दूसरे देश को टच करने वाले जिले हैं उत्तर प्रदेश के। अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित मुख्य प्रमुख संस्थान, जैसे कौन सा संस्थान है। जैसे आप लोग देख सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च सेंटर, ये कहाँ पे स्थित है, तो ये लखनऊ में। अब हम बात करते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर, ये भी लखनऊ में इसका संस्थान मुख्यालय स्थित है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये भी कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, जिसको हम लोग IIT कहते हैं। अब हम बात करते हैं भारतीय पशु चिकित्सा, ये देखिए एक छूट गया, लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान, ये कानपुर। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये इज्जतनगर बरेली में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ये झांसी में है। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान भदोही, जैसे एग्जाम में आता है कि ये कौन से संस्थान कहाँ पे स्थित हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं भारतीय हथकरघा तकनीक संस्थान, ये चौका घाट, ये भी वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, ये भी लखनऊ में है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ये भी लखनऊ में है। अब हम बात करते हैं व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम, ये भी वाराणसी में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश, ये भी लखनऊ में है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, ये नोएडा में है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, ये कानपुर में है संस्थान। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई, ये इटावा में है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ, ये कानपुर में है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, ये भी कानपुर में है। प्रादेशिक औद्योगिक एवं पूंजी निवेश निगम, ये भी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, ये कानपुर में है। उद्यमिता विकास संस्थान लखनऊ, ये भी लखनऊ में है। अब हम बात करते हैं सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र, जो इत्र होता है। आप लोग देखना जब कभी कोई आपके यहाँ कोई इत्र बेचने वाले आते हैं, जैसे आप लोग देखना तो लिखा रहेगा वो कन्नौज, वो बताएंगे कि हम कन्नौज से आए हैं। तो सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र, ये कन्नौज में इसका संस्थान स्थित है। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड कानपुर। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड, ये आगरा में है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड लखनऊ में। राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र चुनार व खुर्जा में है। उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड, ये लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये कानपुर में है। अब हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश प्रशासनिक इकाइयों के बारे में कि कैसे प्रशासन चलता है और उसमें कहाँ कहाँ कौन से राज्य हैं, क्या हैं, जिले हैं, कितने जिले हैं, ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग
डिस्कस करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं, तो उसमें क्या है 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, यानी 75 ज़िले हैं। आप लोग बताइए ज़रा कमेंट करके कि आप किस ज़िले में रहते हैं, ताकि हम भी जान सकें कि किस ज़िले के बच्चे आप हैं, और आप हमारी जो ये क्लास है इसको आप लोग देख सकते हैं। और जिलों की संख्या 75 है। मंडलों की संख्या की बात की जाए तो ये 18 है। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण 5 हैं। ग्राम पंचायत की संख्या 59,163 है, ठीक है। और तहसील की बात की जाए तो तहसील 350 है, और ये वर्ष 2018 के अनुसार है। देखिए जब किसी किसी ज़िले में तहसील की संख्या ज़्यादा होती है, और जब जनसंख्या के हिसाब से इसको ये हमेशा मतलब बढ़ते रहते हैं, तो ये कोई फिक्स नहीं है, कभी भी बदल सकता है। जब बढ़ जाएगा तो इसकी संख्या बढ़ भी सकती है। और बात करें नगर पंचायत की, तो नगर पंचायत 437 हैं। अगर नगर पालिका परिषद की बात की जाए तो ये है 198 वर्ष 2018 के अनुसार। नगर निगम की बात की जाए तो ये है 17। अगर क्षेत्र पंचायत की बात की जाए तो ये 821 है, ये भी वर्ष 2018 के अनुसार। न्याय पंचायतें 8135 हैं वर्ष 2018 के अनुसार। सामुदायिक विकास खंड 822 हैं। सामुदायिक विकास खंड कितने हैं 822। अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश में ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा, जो हमें ऊर्जा मिलता है, एनर्जी मिलता है, जो बिजली या भी ढेर सारी चीज़ें जिससे हमें एनर्जी मिलता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन 1959 में हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन 1959 में हुआ। देखिए ये एग्ज़ाम जो है स्टेट लेवल में आता है। अगर बिजली कोई क्या कहते हैं यूपीपीसीएल का वैकेंसी निकलता है तो उसमें भी इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल विद्युत उत्पादन का क्रम, मतलब किस चीज़ से कितना बिजली उत्पादन होता है, ये क्रम है। तो सबसे ज़्यादा तापीय विद्युत होता है, फिर जल विद्युत, फिर परमाणु, और सबसे कम सौर विद्युत। तो सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन किस चीज़ से किया जाता है, तो तापीय विद्युत से। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया 1998 में। राज्य में एनटीपीसी की गैस आधारित तापीय परियोजना 3 हैं, औरैया, आंवला, दादरी। राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना हरदुआगंज तापीय परियोजना, ये 1942 में इसको स्थापना की गई। और राज्य में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र स्थापना हुई, ये है नरौरा बुलंदशहर में। ये 1991 और 92 में हुआ था। और उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरण ये ऊर्जा विकास अभिकरण ये 1983 में किया गया। अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश में खनिज यानी कि मिनरल्स के बारे में, ठीक है। तो राज्य खनिज निगम की स्थापना 1974 ईस्वी में हुई। और खनिज संसाधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य निम्न मध्य श्रेणी में आता है। मतलब यहाँ पे कोई खास क्या कहते हैं खनिज नहीं पाया जाता भारत के और राज्यों की अपेक्षा। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कोयला प्राप्त किया जाता है सोनभद्र में। आप लोग जरा कमेंट करके बताइए कि सबसे ज़्यादा भारत में किस राज्य में कोयला का उत्पादन होता है। हमने ऑफलाइन जब क्लास होता है उसमें हमने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे कोयले का उत्पादन होता है या फिर कहाँ से कोयला निकाला जाता है। तो प्रदेश में सर्वाधिक कोयला प्राप्त किया जाता है सोनभद्र में, ठीक है। प्रदेश में तांबा प्राप्त होता है सोनराई क्षेत्र ललितपुर से सबसे ज़्यादा तांबा प्राप्त होता है। अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश में परिवहन एवं संचार के बारे में, जो यातायात के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से प्रदेश का देश में स्थान है प्रथम, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर राजमार्गों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही है। और उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन 2004 ईस्वी में हुआ। मतलब कि 2004 में
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन 2001 में हुआ। और प्रदेश का सबसे लंबा राजमार्ग NH2 जिसका नाम है ग्रैंड ट्रक रोड और देश का सबसे लंबा ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, ये इसकी लंबाई 302 किलोमीटर है। और ये बहुत ही गजब का रोड है, इस पे गाड़ी बिल्कुल मक्खन की तरीके से चलती है। हम कई बार जब दिल्ली गए हैं तो इसी रोड से गए हैं, तो बहुत ही अच्छा ये रोड बना हुआ है। और ये समाजवादी पार्टी की सरकार में इस रोड का निर्माण हुआ था। और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 ईस्वी में, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की स्थापना 1973 में हुई। और विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर, ये विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। और हमने भारत में सबसे लंबा ऊंचा जो एक वीडियो बनाया था उसमें हमने गोरखपुर में इसके बारे में बताया। उसमें हमने ये भी बताया था कि इसकी लंबाई कितनी है। आप लोग जरा अगर नहीं देखे होंगे तो उसको देखिए और बताइए कि इसकी गोरखपुरी जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, ये विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, तो इसकी लंबाई कितनी है। ठीक, और बात करते हैं लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन 2013 में हुआ। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन कब हुआ, तो ये 2013 में। और लखनऊ मेट्रो का व्यावसायिक संचालन प्रारंभ 5 सितंबर 2017 से, यानी कि तब से इसमें लोग यात्रा करना स्टार्ट कर दिए। और रेल संरक्षा आयोग का मुख्यालय लखनऊ में है। रेल संरक्षा आयोग का मुख्यालय अगर पूछे कोई कहाँ है तो ये कहाँ है, लखनऊ में है। अब हम लोग बात करते हैं इसी में, राज्य में प्रथम रेलगाड़ी मार्च 1859 ईस्वी में चलाई गई। और ये कहाँ से कहाँ तक, तो प्रयागराज से कानपुर। और भारत में सबसे पहले रेल कब चलाई गई, कहाँ से कहाँ तक, चलिए आप लोग बताइए कि कब चलाया गया। मैं बता देता हूँ कहाँ से कहाँ तक चलाई, ये मैं बता देता हूँ, मुंबई से थाने के बीच। आप लोग जरा बताइए कि कब चलाई गई भारत में सबसे पहली। ठीक, और प्रदेश में कुल रेल नेटवर्क है 9167 किलोमीटर और ये देश में प्रथम है, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा कहीं रेल है, यानी कि जो पटरियां हैं तो वो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में 15 मई 1947 को बस सेवा प्रारंभ की गई। बस सेवा, पहली बार बस सेवा प्रारंभ की गई। और ये कहाँ से, लखनऊ से बाराबंकी के मध्य। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की अनुमानित लंबाई, अगर बात की जाए जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की अनुमानित लंबाई 340.82 किलोमीटर है। जो ये बन रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, इसकी जो अनुमानित लंबाई है इतनी है। और बात करते हैं लखनऊ दूरदर्शन की स्थापना। जो लखनऊ दूरदर्शन है इसकी स्थापना 27 नवंबर 1975 को हुई। अयोध्या से जनकपुर यानी कि नेपाल के मध्य बस सेवा का प्रारंभ मई 2018 से प्रारंभ किया गया। पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल स्थित है आगरा में। आदित्य बिड़ला ग्रुप ने निजी हवाई अड्डा विकसित किया। ये कहाँ पे है, तो ये म्योरपुर सोनभद्र में है। और देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया गया राल्हुपुर वाराणसी में। प्रदेश में लखनऊ आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई 2 अप्रैल 1938। अगर कोई पूछा जाए कि हमारे प्रदेश में आकाशवाणी की जो है स्थापना कब हुई, तो ये हुई 2 अप्रैल 1938 को। भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा शुरू हुई इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज से नैनी के मध्य। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी स्थित है फुर्सतगंज अमेठी में। अब हम लोग बात करते हैं जनगणना 2011 यानी कि सेंसस के बारे में बात करेंगे। तो अभी हमने शुरू में ही बताया था कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,98,12,341 है, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 16.51% है। और ये जो जनगणना है ये 2011 का जनगणना है। अब तो मुझे उम्मीद है कि शायद 25 करोड़ हो गया हो,
मतलब 25 करोड़ हो गया होगा, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। और राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत 52.29% है और राज्य की कुल जनसंख्या में महिला का प्रतिशत है 47.71%। मतलब पुरुषों की संख्या ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में महिलाओं की अपेक्षा। और राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 77.73% है और राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 22.27% है। यानी कि लगभग 78% लोग गांव में रहते हैं और लगभग 22% लोग शहरों में रहते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले जहां पे सर्वाधिक जनसंख्या है वो है प्रयागराज 1 नंबर पे, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद। और न्यूनतम जनसंख्या वाले जो जिले हैं वो है महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर। अब हम लोग बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। जनसंख्या घनत्व की तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 829 लोग रहते हैं। 2001 और 11 के जनगणना के दौरान जनसंख्या घनत्व में वृद्धि 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हुआ है। यानी कि 2001 से 2011 की जनगणना में जो वृद्धि हुई है इतना हुआ है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं घटते क्रम में जनसंख्या घनत्व वाले गाजियाबाद, वाराणसी और लखनऊ। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं बढ़ते क्रम में ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर। ये न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं। अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश में साक्षरता के बारे में, साक्षरता दर के बारे में, शिक्षा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता 67.72% लोग हैं। मतलब कि इतने लोग पढ़े लिखे हैं। इसमें सिर्फ दस्तखत करने वालों के भी नाम है, ऐसा नहीं कि उन्हें पढ़ना भी अच्छे से आता होगा। जो सिग्नेचर कर लेते हैं उनको भी साक्षर में ही गिनती होती है। तो इतने लोग पढ़े लिखे हैं और बाकी लोग को अपना नाम लिखना भी नहीं आता है। और उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता 77.30% है और उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता 57.20% है। यानी कि पुरुष इतना पढ़े लिखे हैं और महिलाओं की साक्षरता दर कम है। 2001 और 11 के दौरान औसत साक्षरता में वृद्धि 11.36% की हुई है और पुरुष एवं महिला की साक्षरता में अंतर है 20.10% का। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले हैं, सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर और औरैया। सबसे कम साक्षरता वाले जिले, और ये पुरुषों का भी यही क्रम है, श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर। जरा आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप किस जिले से हैं, ठीक है, और वहाँ की साक्षरता दर क्या है, आप लोग जरा कमेंट करके बताइए। अब हम लोग बात करते हैं लिंग अनुपात की। लिंग अनुपात, ठीक है, लिंग अनुपात वो होता है कि प्रति पुरुष पे महिलाओं की संख्या या फिर महिलाओं पे पुरुष की संख्या। जनरली यही किया जाता है कि पुरुष पे प्रति पुरुष पे महिलाओं की संख्या को ही अनुपात के रूप में माना जाता है। तो उत्तर प्रदेश का औसत लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 912, ठीक है, 912 है। और भारत का लिंग अनुपात 943 है, ये 2011 के जनगणना के अनुसार। अब अगर जनगणना होगा तो कुछ इसमें बदलाव जरूर होगा। और 2001 और 11 के दौरान उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात में वृद्धि हुई है 14 अंक का, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले घटते क्रम में पहला है जौनपुर, यहाँ पे लिंगानुपात है 1024 और आजमगढ़ 1019, देवरिया 1017। और न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले बढ़ते क्रम में गौतम बुद्ध नगर 851, हमीरपुर और बागपत 861, कानपुर और बांदा और मथुरा 863। अब हम बात करते हैं शिशु लिंगानुपात, ये भी 2011 की जनगणना के अनुसार है।
तो उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों का होता है, तो इसमें है 902, ठीक है। और ये 2001 में शिशु लिंग अनुपात 916 था। राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले क्रमशः बलरामपुर और बागपत हैं। अब हम लोग बात करते हैं दशकीय वृद्धि के बारे में, जो हर जनगणना के बाद जो वृद्धि होती है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो 2001 और 11 के दौरान औसत दशकीय वृद्धि दर 20.23% है। 2001 और 11 के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि दर 1.85% है और 2001 और 11 के दौरान दशकीय वृद्धि में गिरावट 5.62% है। 2001 और 11 के दौरान पुरुषों एवं महिलाओं में वृद्धि दर क्रमशः 19.31% एवं 21.23% है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिले हैं, पहला है गौतम बुद्ध नगर, फिर गाजियाबाद, श्रावस्ती, और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले जिले हैं कानपुर नगर, हमीरपुर, बागपत। अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विविधता, उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विविधता के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ 20वीं शताब्दी से है। जो आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ 20वीं शताब्दी से है। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली यानी कि कासगंज में हुआ है। तबला एवं सितार के आविष्कारक अमीर खुसरो हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो इसके आविष्कारक हैं तबला और सितार के आविष्कारक कौन है? अमीर खुसरो, ठीक है। ये भी देख सकते हैं आप लोग। अब हम लोग बात करते हैं कि बड़े ख्याल का प्रवर्तन किया सुल्तान हुसैन सरकी, जो जौनपुर से हैं, ठीक है। संगीत की दृष्टि से लखनऊ घराने का स्वर्णकाल कब रहा? तो ये नवाब वाजिद अली शाह का काल, ये लखनऊ घराने का स्वर्णकाल है। बिस्मिल्लाह खां एवं मुमताज़ खान शहनाई वादक हैं, जो बनारस घराने के हैं। जब ये उत्तर प्रदेश के आप एग्जाम देंगे तो इससे ज़रूर क्वेश्चन आपको मिलेगा। और फिर हम बात करते हैं बिंदा दीन कोदऊ सिंह, खुर्शेद अली खां, शंभू महाराज, बिरजू महाराज संबंधित हैं लखनऊ घराने से। ये लोग किस घराने से संबंधित हैं? तो ये लोग लखनऊ घराने से संबंधित हैं। अब हम बात करते हैं झूला, होरी, फाग, लांगुरिया और रसिया लोकगीत संबंधित हैं ब्रज क्षेत्र से। ये कहाँ संबंधित हैं? तो ये ब्रज क्षेत्र से संबंधित हैं। संस्कार गीत, सोहर, नाटक व कव्वाली का विशेष महत्व क्षेत्र है। ये कहाँ का है? तो यह है अवध क्षेत्र से, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कथक। ये राजकीय नृत्य भी इसको कहा जाता है। कथक नृत्य का प्रणेता माना जाता है ठाकुर प्रसाद को। जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है चौरसिया नृत्य। जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो यह है चौरसिया नृत्य। कथक के लिए प्रसिद्ध घराने हैं लखनऊ एवं वाराणसी। कथक के लिए कौन से घराने हैं? लखनऊ और वाराणसी। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य रामलीला, रासलीला व नौटंकी। जरा आप लोग बताइए कि क्या आपके भी जिले में ये सारी चीज़ें होती हैं? और बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कालिंजर का किला स्थित है, तो ये है बांदा में। गंगा महोत्सव, गंगा दशहरा, ये कहाँ मनाया जाता है? वाराणसी एवं प्रयागराज। विश्व धरोहर में शामिल राज्य के 3 स्मारक, ये विश्व धरोहर में हैं। फतेहपुर सीकरी, आगरा किला, ताजमहल। मुगल काल में मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र था आगरा, क्योंकि आगरा भाई आप जानते ही हैं, आगरा का किला मुगलों का पूरा वहाँ साम्राज्य था, राजधानी थी। अब हम लोग बात करते हैं तुलसी स्मारक
तुलसी जन्मस्थली यह है राजापुर चित्रकूट। सूफी संत हाजिद वारिस अली शाह का मज़ार ये देवा शरीफ बाराबंकी में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्तकालीन व 31 जैन मंदिर माता टीला राजघाट बांध है ललितपुर में। श्रृंगी ऋषि मंदिर स्थित है श्रृंगी रामपुर फर्रुखाबाद में। और निज़ामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था बदायूं में। कोई पूछे निज़ामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था बदायूं में। अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश में शिक्षा के बारे में, एजुकेशन, ठीक है, कि किस चीज़ की स्थापना कब हुई, ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो इसमें हम लोग बारी बारी से ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1981 ईस्वी में हुई और ये कहाँ है, तो लखनऊ में। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की स्थापना प्रयागराज, इसकी यहाँ पे प्रयागराज में है और ये 1982 ईस्वी से संचालित हो रहा है। प्राथमिक शिक्षा हेतु स्कूल चलो अभियान का प्रारंभ 2001 में किया गया। जो आप लोग देखते होंगे सरकारी स्कूल में कि लिखा रहता है स्कूल चलो, तो ये अभियान कब से शुरुआत हुई, तो ये 2001 में इसका स्टार्ट हुआ। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना, तो ये हुआ 1995 ईस्वी में। आप लोग देख सकते हैं 1995। अब बात करते हैं साक्षर भारत कार्यक्रम मिशन की शुरुआत हुई थी 2009 में। प्रदेश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय 6 हैं। कितने विश्वविद्यालय हैं केंद्रीय? 6, 4 सामान्य, 1 कृषि का और 1 विमानन का। प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय प्रयागराज विश्वविद्यालय, प्रयागराज, ये इसकी स्थापना 1887 में हुई। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेडिकल कॉलेज, जो मेडिकल कॉलेज हैं उसके बारे में हम लोग अब बात करेंगे। ठीक है, तो जो है लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, ये मेरठ में है। देखिए मेडिकल कॉलेज जो लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज है वो कहाँ पे है, तो वो है मेरठ में। ठीक है, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज ये कहाँ है, झांसी में। ठीक, फिर है गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कानपुर। फिर बात करते हैं सरोजनी नायडू एसएन मेडिकल कॉलेज, ये है आगरा में। बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़। और फिर है छत्रपति साहू जी महाराज किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज या फिर विश्वविद्यालय लखनऊ। आप लोग जरा कमेंट करके बताइए कि पीजीआई जो हॉस्पिटल है वो कहाँ पे है। ठीक है, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, वो कहाँ पे है, आप लोग कमेंट करके बताइए। अब हम लोग बात करते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। अर्थव्यवस्था के बारे में, ठीक है, अर्थव्यवस्था कि कहाँ से हमें उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसे हमें यहाँ पे स्ट्रांग होती है। तो औद्योगिक विकास की दृष्टि से प्रदेश का सबसे विकसित क्षेत्र जो है वो पश्चिमी क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? पश्चिमी क्षेत्र। औद्योगिक विकास की दृष्टि से सबसे कम विकसित क्षेत्र है बुंदेलखंड। प्रदेश में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है हथकरघा कुटीर उद्योग। उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति लागू की गई 2014 ईस्वी में। खेल का सामान बनता है आगरा एवं मेरठ में। जो खेल के सामान है वो कहाँ बनता है? आगरा एवं मेरठ में। आप लोग जो खेलते होंगे वो सामान ज़्यादातर आगरा और मेरठ से बन के आता है। गलीचा यानी कि कालीन उद्योग विकसित है भदोही, मिर्जापुर, आगरा, वाराणसी, इन जगहों पे। और उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन हुआ
1975 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया गया 1960 ईस्वी में। भारत एवं उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल की स्थापना, उत्तर प्रदेश और भारत की पहली चीनी मिल आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, यह 1930 में हुई प्रतापपुर देवरिया में। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत हुई 2017 में और प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन 2017 ईस्वी में हुआ और यानी कि यही 2017। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत 25 अक्टूबर 1919 से। अब हम लोग बात करते हैं प्रमुख दर्शनीय स्थल। जो दर्शनीय स्थल होते हैं, जैसे स्थल होते हैं पूजा पाठ के स्थल या फिर कोई मंदिर, इस तरीके से कोई बहुत बड़ा किला, कोई महल, ये जो दर्शनीय स्थल हैं उसके बारे में बात करेंगे कि वो दर्शनीय स्थल का नाम क्या है और वो किस जनपद या फिर किस जिले में पड़ते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं दर्शनीय स्थल के बारे में। आप लोग देख सकते हैं इस साइड में स्थल दिया गया है और इधर जनपद दिया गया है, ठीक है। इसमें से कई तो आप लोग जानते होंगे लेकिन इसमें सारे नहीं जानते होंगे, तो इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे तो सब जान जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ताजमहल, जो विश्व धरोहर में भी इसकी गिनती है और ये उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में है। वृंदावन के मंदिर ये मथुरा में है। खान का रशीदिया ये मैनपुरी। भगवान वरह मंदिर सोरो कासगंज में है। रूमी दरवाज़ा लखनऊ, आप लखनऊ जाएं तो ये रूमी दरवाज़ा ज़रूर देखें, बहुत ही सुंदर है। गोला कोणार्कनाथ मंदिर लखीमपुर खीरी। चक्र तीर्थ नैमिषारण्य ये सीतापुर में है। इसको जनरली गांव में लोग नीमसार या नीम ऐसे कुछ कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आनंद भवन प्रयागराज। कड़क शाह बाबा की मज़ार कौशाम्बी। बावनी इमली शहीद स्थल फतेहपुर। फांसी इमली शहीद स्थल प्रयागराज। शहीद स्थल छावनी बस्ती। कनक भवन अयोध्या, ठीक है। कनक भवन ये जो कहाँ है, अयोध्या। सप्त मातृका की प्रतिमा कन्नौज। जेके मंदिर कानपुर नगर। अब हम बात करते हैं दिगंबर जैन मूर्तियाँ। देखिए जो जैन धर्म की जो दो मूर्तियाँ होती हैं, दिगंबर और श्वेतांबर, तो ये दिगंबर जैन मूर्तियाँ ये असई किले से प्राप्त हुई हैं और ये कहाँ पे हैं, ये इटावा में है। शुक्ल तालाब कानपुर देहात। गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर, अभी हमने गोरखपुर के बारे में बात किया। बौद्ध स्तूप कहाँ पाए गए, तो ये कुशीनगर एवं पिपराहवा सिद्धार्थनगर। अब हम बात करते हैं बाबा सोमनाथ जी का मंदिर देवरिया। कामतगिरी पर्वत चित्रकूट। कालिंजर दुर्ग बांदा। रजा लाइब्रेरी ये रामपुर। सिबली एकेडमी आजमगढ़। देवी पाटन पाटेश्वरी देवी मंदिर बलरामपुर, जो बहराइच और श्रावस्ती के जो बच्चे होंगे जरूर जानते होंगे, ठीक है। कई बच्चे तो गए भी होंगे। अब हम बात करते हैं अर्गा पार्वती मंदिर, ये गोंडा में है। रेणुकेश्वर महादेव मंदिर ये सोनभद्र में है। सीतावुड घाट सुल्तानपुर। सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी ये भदोही संत रविदास नगर में है। 84 गुंबद कालपी जालौन में है। बेल्हा देवी मंदिर प्रतापगढ़। एजाज अली हॉल बिजनौर। अब हम बात करते हैं शुक्रताल का प्राचीन शिव मंदिर, ये मुजफ्फरनगर में है। धानापुर शहीद स्मारक चंदौली में। लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा गाजीपुर। श्री सनातन धर्म मंदिर गौतम बुद्ध नगर। देवकली मंदिर औरैया। विक्टोरिया हॉल घंटाघर हरदोई। यज्ञशाला बागपत
अब बात करते हैं हम लोग संत कबीर निर्वाण स्थल मगहर संत कबीर नगर, माथा कुंवर बुद्ध प्रतिमा कुशीनगर, दशावतार मंदिर देवगढ़ जो कि ललितपुर में है, हरिदेव जी मंदिर मथुरा, लाडली जी राधा मंदिर ये भी मथुरा में है, भीतर गांव गुप्तकालीन मंदिर कानपुर, भारद्वाज आश्रम का अक्षय वट ये भी प्रयागराज में है, शाकांभरी देवी सहारनपुर, दान तीर्थ हस्तिनापुर ये मेरठ में है। अब देखते हैं झारखंडेश्वर मंदिर ये हापुड़ में है, व्यास टीला एवं नरसिंह टीला जालौन, विंध्यवासिनी मंदिर मिर्जापुर, लौधेश्वर मंदिर बाराबंकी, भृगु मंदिर बलिया, मुगल घाट फर्रुखाबाद, औघड़नाथ मंदिर मेरठ, जायसी स्मारक रायबरेली, अशफाक उल्ला की मज़ार शाहजहांपुर, श्री दाऊजी महाराज हाथरस। अब हम बात करते हैं चाइना मंदिर, ये श्रावस्ती में है। श्रावस्ती में और भी कई मंदिरें हैं। जो श्रावस्ती गए हो जरा हमें बताइए कि वहाँ पे आप लोगों ने कौन कौन सी मंदिरें देखी। ठीक है, रानी महल झांसी, मकर बाई मंदिर महोबा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी आगरा में जो है, इमामबाड़ा एवं 76 मंजिल ये लखनऊ में है। इमामबाड़ा लखनऊ आप जाएं तो इमामबाड़ा जरूर घूमें। लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर, हाजी वारिस अली की मज़ार देवा शरीफ ये बाराबंकी में है, लखनऊ से जाते समय पहले ही पड़ेगा। सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह बहराइच, देखिए जो दिल्ली का जो सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक वो भी यहाँ पे आ चुका है बहराइच। सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह, इस समय यहाँ पे मेला भी बहुत लगता है इनकी मज़ार पे। अब बात करते हैं कपिल मुनि आश्रम रामेश्वर धाम मंदिर एवं वेदवुड ये है फर्रुखाबाद में। अब बात करते हैं महर्षि दधीची आश्रम सीतापुर, छेमकली मंदिर, पद्मावत सती मंदिर, जयचंद का किला, हाजी शरीफ दरगाह ये कन्नौज में है, भरतवुड अयोध्या में, सैयद महमूद शाह अशरफ जहांगीर की दरगाह अंबेडकर नगर, सैयद शाह अब्दुल रज़ाक की दरगाह बाराबंकी में। ठीक है, महर्षि दुर्वासा आश्रम प्रयागराज, वुदेश्वर मंदिर बाराबंकी, सलामत शाह का मज़ार बाराबंकी, इनका भी मज़ार बाराबंकी में है। अब हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश नगरों तथा जनपदों का उपनाम। उपनाम वो नाम होता है जो लोग उसकी प्रसिद्धता मतलब उसके काम या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो फेमस हैं उसकी वजह से उसका नाम दे देते हैं। जैसे होता नहीं कि आपका घर का नाम कुछ अलग होता है, स्कूल का नाम कुछ अलग होता है। जैसे कोई बहुत सीधा साधा होता है तो उसको लोग कहते हैं बहुत ही सीधा बच्चा है। ठीक है, तो ऐसे ही जो चीज़ जहाँ पे होती है उसको उपनाम दे दिया जाता है। जैसे सहारनपुर, ठीक है, जैसे हम लोग बात करते हैं बहराइच की तो इसको जहाँ पे जिसका मज़ार है उसी के नाम से जाना जाता है। जैसे जहाँ पे किसी जगह पे अगर बर्तन ज़्यादा बनाते हैं तो कहते हैं कि वहाँ पे बर्तन बनाने वाले रहते हैं, वो बर्तन का नगर हो गया। तो इसी तरीके से उपनाम होता है। तो चलिए हम लोग उत्तर प्रदेश के जो नगर हैं और उसके उपनाम है उसके बारे में जानते हैं कि उसका जो नगर का नाम क्या है और उसका उपनाम क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सहारनपुर इसका उपनाम है नक्काशी नगर, चित्रकूट वनवास नगर या मंदराचल, वनवास नगर या मंदराचल, मुजफ्फरनगर सरवट नगर, फतेहपुर रणभूमि, रामपुर नवाबों का शहर, चाकुओं का नगर। ठीक है, जैसे आप लोग कोई सुनते होंगे रामपुर का चाकू है, रामपुरी चाकू। ठीक है, तो ये चाकुओं का भी नगर कहा जाता है क्योंकि वहाँ चाकू बहुत बनता है। बात करते हैं प्रतापगढ़, तो ये आंवला नगरी, यहाँ पे आंवला बहुत होता है इसीलिए।
बेला भवानी का नगर, राजाओं का गढ़, ठीक है, मुरादाबाद, पीतल नगरी, बर्तनों का शहर, मतलब जहाँ पे बर्तन ज़्यादा बनते हैं, ठीक है, कौशाम्बी, आदि नगरी। अब लखनऊ जो हमारी राजधानी है उत्तर प्रदेश की, उसके कितने उपनाम हैं देखिए, नवाबों का शहर, बागों का नगर, आमों का नगर, नज़ाकत नफासत का शहर, ठीक है, आमों का नगर क्योंकि लखनऊ दशहरी जो है बहुत ही फेमस है, यहाँ की जो दशहरी आम है बहुत ही फेमस है, बागों का नगर। और लखनऊ में चिकन के कपड़े भी बहुत फेमस हैं, और लखनऊ जो है नवाबों का शहर और कबाबों का शहर के लिए भी फेमस है, यहाँ पे कबाब के लिए भी ये फेमस है। अब बात करते हैं हम लोग नगर का नाम प्रयागराज। प्रयागराज इसका जो उपनाम है संगम नगरी, देखिए वुंभ नगरी, ये कुंभ नगरी कहा जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे कुंभ नगरी होगा। तीर्थराज, अमरूद नगरी, यहाँ पे अमरूद बहुत होता है, अमरोहा, ज्योतिबा फूले नगर, बिजनौर, कटेहर क्षेत्र, मेरठ, क्रांति नगर और कैंची नगर, ठीक है, क्रांति नगर क्यों? क्योंकि मेरठ से ही क्रांति हुई थी, जो 1857 की क्रांति जो है ये मेरठ से ही स्टार्ट हुई थी, इसलिए हम लोग यहाँ उसको क्रांति नगर भी कहते हैं, ठीक है। अयोध्या, ईश्वर का नगर, साकेत धाम, रामनगर, राम जन्मभूमि, कई नामों से अयोध्या जाना जाता है। बागपत की बात की जाए तो टाइगर्स की भूमि, गाजियाबाद, छोटी दिल्ली, उद्योग नगरी, सुल्तानपुर, कुशपुरा। मथुरा की बात की जाए तो इसके उपनाम हैं कृष्ण नगरी, पेड़ा का नगर, पंडों का नगर, क्योंकि यहाँ का पेड़ा बहुत फेमस है। अब बात करते हैं बहराइच। जो बच्चे बहराइच से हों जरूर कमेंट करके बताएं कि आप किस ज़िले से हैं, मतलब जो भी बच्चे जहाँ के देख रहे हों वो ज़रूर बताएं। तो जो बहराइच है ये है सैयद मसूद गाजी का नगर, ऋषि भूमि, ठीक है, जो सैयद मसूद गाजी जो दरगाह है, जो दरगाह मेला लगता है ये इन्हीं के नाम से लगता है, इसीलिए बहुत ही दूर दूर तक कई देशों में बहराइच इसी उपनाम की वजह से फेमस है। अब बात करते हैं बुलंदशहर, आहार क्षेत्र, श्रावस्ती, सहेत महेत नगर। श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध यहाँ पे रहे हैं, और यहाँ का जो उपनाम है सहेत महेत नगर। अलीगढ़ की बात की जाए तो ताला नगरी, क्योंकि यहाँ पे ताला बहुत बनता है। बलरामपुर, देवी पाटन जो मंदिर है उसके लिए, और ये शक्तिपीठ की वजह से ये फेमस है। हाथरस, महामाया नगर, गोंडा, जयप्रकाश नगर, गौतम बुद्ध नगर जो है उसका उपनाम है ग्रेट नोएडा, फिर ग्रेटर नोएडा। सिद्धार्थ नगर, बुद्ध नगरी। आगरा, ताज नगरी, पेठा नगरी, आगरा में ताजमहल है इसलिए उसको ताज नगरी भी कहते हैं, और वहाँ का पेठा बहुत फेमस है इसीलिए वहाँ का पेठा नगरी कहते हैं। बस्ती, वैशिष्टि नगर। फिरोजाबाद, सुहाग नगरी, चूड़ी नगरी। यहाँ फिरोजाबाद में चूड़ी बहुत ही, मतलब चूड़ी की फैक्ट्री बहुत हैं, यहाँ पे चूड़ी का बहुत ही उत्पादन होता है। संत कबीर नगर, खलीलाबाद। अब हम बात करते हैं मैनपुरी, इसका उपनाम है कापुरी नगर, महाराजगंज, कारापथ नगर, बाराबंकी, पूर्वांचल का प्रवेश द्वार, या फिर देवानगर, क्योंकि वहाँ पे जो देवानगर है वहाँ पे अभी हमने बताया कि उनका मज़ार है। और गोरखपुर की बात की जाए तो गोरखधाम, नाथ सागर, गीता प्रेस नगर, जो गीता प्रेस की पुस्तकें आती हैं धार्मिक पुस्तकें वो गोरखपुर में ही छपती हैं। बरेली, बांस बरेली, सुरमा नगरी, जैसे आप लोग गाना सुने होंगे सुरमा, जैसे सुरमा जो है बरेली का, ठीक है, वहाँ की सुरमा बहुत फेमस है। कुशीनगर, महापरिनिर्वाण नगर, यहाँ पे गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी इसलिए इसको हम लोग महापरिनिर्वाण नगर भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं पीलीभीत, छोटा पंजाब, क्योंकि यहाँ पे सिख बहुत रहते हैं, सरदार जी लोग बहुत रहते हैं इसलिए इसको हम लोग छोटा पंजाब कहते हैं। देवरिया, देवारण्य, देवपुरिया, शाहजहांपुर, कालीन उद्योग नगर, आजमगढ़, कैफी आजमी नगर, लखीमपुर खीरी, लक्ष्मीपुर, मऊ, मऊनाथन भजन, मऊनाथ भजन, ठीक है, मऊनाथ भजन। सीतापुर, अभी हमने बताया कि नैम सारण्य नगर,
ठीक है। अब बात करते हैं बलिया। बलिया का उपनाम है बागी बलिया, हरदोई, हरिद्रोही नगर, जौनपुर, सिराजे हिंद, उन्नाव, चंद्रशेखर आज़ाद नगर, गाजीपुर, काशी की बहन, बदायूं, निज़ामुद्दीन औलिया नगर, ठीक है। चंदौली, धान का कटोरा, कन्नौज, इत्र नगर, खुशबुओं का शहर, कान्य कुब्ज नगर, महोदयश्री, ये इतने नामों से कन्नौज जाना जाता है। बात करते हैं वाराणसी, तो विश्वनाथ नगरी, ठीक है। मुक्ति नगर, घाटों का नगर, मुक्ति नगर क्योंकि लोग वहाँ पे दाह संस्कार के लिए ले जाते हैं, लोग अपना अस्थियों को प्रवाह करते हैं, इसीलिए उसको मुक्ति नगर कहा जाता है। घाटों का नगर, वहाँ पे घाट बहुत हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अमेठी। अमेठी छत्रपति साहू जी महाराज नगर, भदोही संत रविदास नगर, कालीन सिटी, इटावा चंबल नगर, सोनभद्र एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, औरैया द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, कासगंज काशीराम नगर, कानपुर देहात रामाबाई नगर। अब बात करते हैं कानपुर नगर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उद्योग नगर, चर्म नगर, ये 3 नाम से कानपुर नगर जाना जाता है। अब मिर्ज़ापुर की बात करें, अभी मिर्ज़ापुर एक सीरीज आई थी, वेब सीरीज आप लोग देखे होंगे, तो इसका जो मिर्ज़ापुर है ये महात्रिकोण नगर, रामेश्वर आदि नामों से जाना जाता है। जालौन, पंचनंदा नगर से जालौन जाना जाता है। शामली, प्रबुद्ध नगर, झांसी बुंदेलों की नगरी, हापुड़ पंचशील नगर, मिनी जलियांवाला बाग, ठीक है। ललितपुर देवगढ़ नगर, संभल भीमनगर, हमीरपुर जोजाक भोक्ति क्षेत्र, एटा सुकर क्षेत्र वरह नगर, महोबा महोत्सव नगर, फर्रुखाबाद पांचाल नगर, बांदा बुंदेलखंड, अंबेडकर नगर, सिमाई कार्यरत नगर। अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश में नदियों के किनारे बसे नगर, जो प्रमुख नगर हैं जो नदियों के किनारे बसे हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गंगा नदी, ठीक, फिर यमुना, गोमती, राप्ती, रामगंगा, सरयू, हिंडन, सई, सोन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गंगा नदी, ठीक है। तो गंगा नदी के किनारे जो बसे प्रमुख नगर हैं, पहला है कानपुर, वाराणसी, गढ़मुक्तेश्वर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बदायूं, पिठूर। अब फिर हम बात करते हैं यमुना नदी। तो यमुना नदी के किनारे जो शहर हैं, प्रमुख नगर हैं, मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी, बटेश्वर, कौशाम्बी और हमीरपुर, ये यमुना नदी के किनारे बसे हैं। बात करते हैं गोमती नदी। तो गोमती नदी के किनारे जो बसे नगर हैं, लखनऊ, जौनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर। अब बात करते हैं राप्ती नदी के किनारे बसे। तो राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर, देवरिया, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, ये सारे हैं। अब बात करते हैं रामगंगा। तो रामगंगा के किनारे बरेली शहर बसा हुआ है, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बदायूं, हरदोई। अब बात करते हैं सरयू नदी किनारे। तो इसके किनारे अयोध्या नगर बसा हुआ है। और हिंडन की बात करें नदी के किनारे, तो इसके किनारे सहारनपुर, गाजियाबाद, मेरठ। सई नदी के किनारे प्रतापगढ़, जौनपुर। सोन नदी के किनारे सोनभद्र। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर हैं। अब हम बात करते हैं सर्वाधिक वन वाले क्षेत्र। सर्वाधिक वन वाले क्षेत्र कि किस जिले में सबसे अधिक वन है।
ठीक है, देखिए इधर दिया गया है जिला, जिले का नाम, फिर ये क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो वन वाले ज़िले हैं वो है सोनभद्र। इसमें जो इसका जो क्षेत्रफल है ये 2540.29 वर्ग किलोमीटर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और लखीमपुर खीरी की बात की जाए तो इसका जो वन क्षेत्र है वह है 1273.06 वर्ग किलोमीटर। मिर्ज़ापुर की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल है 803.73 वर्ग किलोमीटर। पीलीभीत की बात की जाए तो इसका जो क्षेत्र है वो 687.11 वर्ग किलोमीटर। अब हम बात करते हैं न्यूनतम वर्ग क्षेत्र वाले जिले, यानी कि जहाँ पे सबसे कम वन है, सबसे कम। अभी बात किया जाए, अगर कोई पूछे कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन किस जिले में है तो हो जाएगा आपका सोनभद्र। और कोई पूछे कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम वन वाला जिला कौन सा है तो आपका हो जाएगा संत रविदास नगर, यानी कि भदोही। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं, इधर जिला दिया है, इधर क्षेत्रफल दिया गया है। तो संत रविदास नगर, इसका जो क्षेत्र है ये 3.12 वर्ग किलोमीटर, यानी कि लगभग 3 किलोमीटर में ही ये वन है। ठीक है, और बात करें मऊ, तो मऊ में जो मऊ का जो क्षेत्रफल है 11 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, मैनपुरी 13.64 वर्ग किलोमीटर, संत कबीर नगर 14 वर्ग, इसका क्षेत्रफल 14 वर्ग किलोमीटर, देवरिया 15.21 वर्ग किलोमीटर। अब हम बात करते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य जहाँ पे ये सब रहते हैं, जानवर पाले जाते हैं, या फिर उनका जो रिजर्व होता है कि उसमें किसी को एंट्री नहीं है, उनको मारना नहीं है, शिकार नहीं करना, ये सारी चीज़ें अभ्यारण्य। ठीक है, वो रिजर्व होता है उनके लिए। ठीक, तो उत्तर प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें, ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें 11 दिए गए हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में ये जो मुख्य हैं इनके बारे में बात करते हैं। तो पहला है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। इसकी स्थापना कब हुई तो 1957 में, और इसका जो क्षेत्र है वो कितना है वर्ग किलोमीटर, तो ये है 78 वर्ग किलोमीटर। और किस जिले में है तो चंदौली में है। अब बात करते हैं अगले, किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। इसकी स्थापना 1972 में हुई है, और इसका जो क्षेत्र है 227 वर्ग किलोमीटर। और ये किस जिले में है, ये कई देखिए 3 जिलों में 2 जिलों में, लखीमपुर खीरी एवं शाहजहांपुर। अब बात करते हैं कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य। कतरनिया घाट जरूर आप लोग घूमने गए होंगे। इसकी स्थापना कब हुई 1976 में, और इसका क्षेत्रफल है 400 वर्ग किलोमीटर। और किस जिले में है, बहराइच जिले में। जो बहराइच के होंगे वो जरूर गए होंगे, या फिर दूसरे जिले के भी लोग यहाँ घूमने जाते हैं। अब बात करते हैं रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। इसकी स्थापना 1977 में हुई, और इसका जो क्षेत्रफल है ये 230.31 वर्ग किलोमीटर। और ये किस जनपद में है, बांदा और चित्रकूट में। महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य, इसकी स्थापना 1977 में, और इसका जो क्षेत्रफल है 5.4 वर्ग किलोमीटर। और किस जिले में है, ललितपुर। अब बात करते हैं राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य। इसकी स्थापना 1979 में, और इसका क्षेत्रफल 635 वर्ग किलोमीटर। और ये किस जिले में है तो आगरा और इटावा में। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, इसकी स्थापना 1982 में हुई, और इसका क्षेत्रफल है 501 वर्ग किलोमीटर। और ये किस जिले में है, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य, इसकी स्थापना 1986 में, और इसका क्षेत्रफल देखिए सबसे ज़्यादा है 2073 वर्ग किलोमीटर। इसमें कई ज़िले आ जाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद। ठीक है, और सोहागी बरवा वन्य जीव अभ्यारण्य, इसकी स्थापना 1987 में हुई, और इसका जो क्षेत्रफल है ये 428 वर्ग किलोमीटर है। और ये किस जिले में है तो महाराजगंज में। अब बात करते हैं सुहेल देव वन्य जीव अभ्यारण्य। इसकी स्थापना 1988 में, और इसका जो क्षेत्र है या फिर क्षेत्रफल ये 452 वर्ग किलोमीटर है। और किस जनपद में आता है, श्रावस्ती, गोंडा और बलरामपुर। ये सुहेल देव वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है,
अब बात करते हैं अगले, कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य। इसकी स्थापना 1989 में हुई और इसका जो क्षेत्र है ये बहुत कम है, 7 वर्ग किलोमीटर, और ये किस जिले में है, तो ये वाराणसी में है। अब बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे, उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक। ज़रा आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि आप लोग किस ज़िले के हैं और आपका सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा कौन सा है। जैसे आपको मान लीजिए कभी बाहर जाना पड़े दूसरे देश में या फिर दूसरे राज्य में, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे ज़िले में सबसे नज़दीक वाला या फिर हमारे घर से सबसे नज़दीक कौन सा हवाई अड्डा है। तो हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों के बारे में, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अमौसी हवाई अड्डा, ये कहाँ है, लखनऊ में। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये बाबतपुर हवाई अड्डा, ये वाराणसी में है, ठीक है। चेकरी हवाई अड्डा, ये कानपुर में है। बमरौली हवाई अड्डा, ये प्रयागराज में है। खेरिया हवाई अड्डा आगरा में। हिंडन वायु सेना केंद्र गाजियाबाद। सरसावा वायु सेना केंद्र सहारनपुर। झांसी हवाई अड्डा, ये झांसी में है। ताज जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये भी प्रस्तावित है अभी, तो ये कहाँ पे है, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर। कल्याणपुर हवाई अड्डा कानपुर, ठीक है। बरेली हवाई अड्डा बरेली। गोरखपुर हवाई अड्डा गोरखपुर, ये जिस जगह पे स्थापित है उसका पता दिया गया है, ठीक है, उस जनपद का नाम है। रायबरेली फुर्सतगंज हवाई अड्डा रायबरेली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा मेरठ। तो इस तरीके से आज के क्लास में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी को पूरे अच्छे तरीके से जाना, यानी कि उत्तर प्रदेश का जीके जनरल नॉलेज हम लोगों ने जाना कि सबसे इसके बारे में हम लोग विस्तार से जाने। आप लोग देख सकते हैं कि प्रमुख मेडिकल कॉलेज, अर्थव्यवस्था, प्रमुख दर्शनीय स्थल, साक्षरता दर, सांस्कृतिक व्यवस्था, नदियों किनारे बसे प्रमुख नगर और कौन से जिले हैं उनका उपनाम, ये भी जाने। सबसे अधिक वन कहाँ पे है, सबसे कम वन किस जिले में है, खनिज कहाँ पाया जाता है, और इस तरीके से प्रमुख संस्थान जैसे गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, और प्रशासनिक इकाइयाँ यानी कितने जिले हैं, ये सारी चीज़ आज की वीडियो में हम लोगों ने जाना। तो मुझे उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोगों को, आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो एक बार हम फिर से कहेंगे कि आप उसे लाइक करें, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं उसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि जब अगला वीडियो आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, और इसे शेयर भी करें। और आज के क्लास को हम लोग यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।